हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर एक बार और अधिकांश बार जो है थेल्स प्रमेय जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आज हम लोग बेहतरीन ढंग से इसको जो है कवर करने वाले हैं, ताकि अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो ये वाला जो है कम से कम ना छूटे। ठीक है, तकरीबन ये 5 मार्क का जो है क्वेश्चन आता है और अधिकांश बार आता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोगों को करना होता है इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है वीडियोज को शुरू से लास्ट तक देखे रहिए बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ। ठीक है, तो इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यार आप जो इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको जो ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा देन वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आखिर में थेल्स प्रमेय होता क्या है। ठीक है, देखो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, पहले ये चीज आप समझो। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मतलब कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में कोई एक भुजा है, ठीक है, तो अगर मैं उस भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दूं, यानी कि खींची गई रेखा, ठीक है, तो वो जो रेखा होती है वो ये कहता है कि अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि यहाँ पे आप जो फिगर में समझिए कि हमारे पास एक त्रिभुज था ए बी सी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस त्रिभुज एबीसी में एक भुजा जो बीसी है ना, ये वाला जो भुजा आप देख रहे हैं बीसी, ठीक है, तो इस बीसी भुजा के समांतर एक हमने रेखा खींचा डीई। डीई पैरेलल दिख रहा है ना, बिल्कुल पैरेलल, मतलब इन दोनों के बीच का हमेशा जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो है बीसी भुजा के पैरेलल डीई एक रेखा खींचा। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध ये चीज करना है कि ये जो डीई रेखा है ये ऑब्वियसली बाकी के दो भुजा, हमने तो बीसी के पैरेलल खींचा है, तो बाकी के दो भुजा बचा एक ए बी और ए सी। तो ये सिद्ध करना होता है कि ए बी और ए सी को जो डी और ई है ये समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब है कि यहां से ए डी और बटा में अगर डी बी लेंगे एंड देन यहां से ए ई बटा में ई सी लेंगे तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। मतलब कि ये चीज सिद्ध करना होता है, ए डी बटा में डी बी एंड देन ए ई बटा में ई सी, ऊपर में ए डी बटा में डी बी, एडी बटा में डीबी एंड देन एई बटा में ईसी। ठीक है, तो ये चीज जो है हमें सिद्ध करना होता है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लीजिए फिर से कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यानी बीसी के समांतर डीई हमने खींचा है। ठीक है, तो इसके समांतर खींची गई रेखा क्या करता है कि अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि क्वेश्चन में जब आपको कहता है कि थेल्स प्रमेय को जो है साबित करें, देन आपको में भी शायद हो सकता है कि वो थेल्स प्रमेय को भी ना लिखा हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस थेल्स प्रमेय को लिख देना होगा। ठीक है, लिखने के बाद देखो कि क्या वो त्रिभुज के नाम वगैरह दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको बेहतरीन ढंग से जो है सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आप लिख दीजिएगा यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा कि यहाँ पे आप लिखिएगा कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में त्रिभुज थोड़े दिया था, इस त्रिभुज को तो हम अपने मन से माना है ना, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें डीई पैरेलल बीसी है। अब ये डीई पैरेलल बीसी क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब उसको क्या चाहिए कि अगर आप त्रिभुज मान रहे हैं तो उस त्रिभुज में एक भुजा के पैरेलल कोई रेखा चाहिए। तो हमने ले लिया कि डीई जो हमारा भुजा है, डीई नहीं, बीसी जो हमारा भुजा है, तो इस बीसी भुजा के पैरेलल एक रेखा है डीई। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि इसमें डीई पैरेलल बीसी है। क्लियर है? साथ ही साथ हमने ये भी कह दिया है कि डीई जो रेखा हमने लिया है वो बाकी के दो भुजा यानी कि ए बी और ए सी को जो है डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है। डी पर, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर जो है प्रतिच्छेद करता है। क्लियर हुआ सबको? अब हमें ये चीज सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ये चीज हमें जो है सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना करना पड़ता है। ठीक है, तो रचना क्या करना पड़ता है, तो ये चीज भी जो है आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तभी आप जो एकदम से जो इसको सोल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो रचना क्या करना होता है कि जो आप ये लाइन खींच रहे होते हैं किसी भुजा के पैरेलल डीई, तो डी से और ई से दो लंब खींचना होता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया कि डी एम लंब एई,
यहाँ से हमने एक लंब खींचा। लंब कहने का मतलब है कि यहाँ का जो कोण है ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और उसी तरीके से ई एन लंब एडी, दो लंब हमने खींचा, डी एम लंब एई और ई एन लंब एडी, यानी कि ये भी कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ हमने क्या किया कि बीई और डीसी को मिला दिया है। ये रहा बीई और डीसी को हमने मिला दिया, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखो हमें लाना क्या है, पहले आप इस पर फोकस करो। हमें लाना है एडी बटा में डीबी। एडी कहां मिलेगा, तो एडी जो है आपको इस त्रिभुज में मिलेगा, चेक कर लो, एडीई में मिलेगा एडी। और साथ ही साथ डीबी किस में मिलेगा, डीबी, तो डीबी आपको इस त्रिभुज में मिलेगा, चेक कर लो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम एलएचएस वाला जो है पोर्शन लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि एडी बटा में डीबी, ठीक है। तो एडी बटा में डीबी कैसे आएगा, जब हम इस त्रिभुज से चलेंगे, ए डी ई से चलेंगे तो मिलेगा एडी, और बी डी ई से चलेंगे तो मिलेगा बीडी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया है कि बेसिकली ऊपर में एडी चाहिए, बटा में डीबी चाहिए, मतलब एडी बटा में डीबी। तो अगर मैं ए डी ई का क्षेत्रफल निकालूं और बी डी ई का क्षेत्रफल निकालूं, तो उसके बाद इसमें से बटा ऊपर में आएगा एडी और इसके नीचे में आएगा बीडी। देखो ध्यान से, हमने लिखा एरिया त्रिभुज एडीई, एडीई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है ना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार। देखो यहाँ पे क्या है, एडीई में क्या होगा, आधार। तो लंब तो ये वाला है ना, लंब हमारा हो गया ई एन, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला 90 डिग्री है। तो ये रहा आधार यानी कि एडी, तो 1/2 एडी और गुने लंब यानी कि 1/2 आधार और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है, ई एन। क्लियर हुआ सबको, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसी तरीके से हमने नीचे में लिखा एरिया त्रिभुज बीडीई, क्योंकि एडी तो हमको इस त्रिभुज से मिल ही जाएगा एडीई से, बट हमको चाहिए बीडी, तो बीडी मिलेगा आपको त्रिभुज बीडीई से, ठीक है। तो बीडीई का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका भी 1/2 और उसके बाद आधार। तो इस त्रिभुज बीडीई में आधार हमने लिया बीडी को, किसको लिया, बीडी को, क्योंकि बीडी हमको चाहिए था, तो बीडी हमने लिया आधा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें लंब कितना होगा, तो इस बात का आप ध्यान देना कि लंब इसमें वही वाला होगा। बेसिकली एक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो आप लंब देख रहे हो ना ईएन, तो ईएन लंब सिर्फ इस त्रिभुज के लिए नहीं है, एडीई के लिए नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल आप कह सकते हो कि इस पूरा एबी पर ये वाला लंब है, ठीक है। तो एबी पर कहने का मतलब आप बीडी पर भी लंब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली बीडीई में भी लंब कौन सा होगा, तो ई एन ही होगा, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार के जगह पे कितना, तो डीबी हम लेंगे क्योंकि डीबी का हमको जरूरत है, ठीक है। और ऊंचाई के जगह पे कितना, तो ई एन, ठीक है। अब देखो यहां से ईएन से ईएन कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो बटेगा एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी। इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है जी। अब देखो एलएचएस का पोर्शन तो हमको मिला, अब हमें चाहिए आरएचएस का पोर्शन, ठीक है। तो हमें चाहिए एई बटा में ईसी, तो बेसिकली एई कहां मिलेगा, तो फिर से देखो कि एई जो है ना वो इसी त्रिभुज में है, एडीई में ही है, ठीक है। और साथ ही साथ ईसी, तो ईसी किस में है, तो ईसी ये वाला रहा, ईसी यानी कि इस त्रिभुज में, ठीक है। तो अब की बार एडीई से ही चलेंगे, बट इस त्रिभुज से चलेंगे, डीईसी से, ठीक है। तो देखो अब की बार हमने क्षेत्रफल लिखा एडीई का, तो एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, जो यहां पर था वही वाला होगा, बट यहां पे क्या करेंगे कि अब की बार हमने आधार को जो है एडी लिया था और ऊंचाई को ईएन लिया था, तो इसको चेंज कर देंगे। अब की बार क्या करेंगे कि आधार को लेंगे एई और ऊंचाई को लेंगे डीएम, चेक कर लो। आधार हमने लिया एई और ऊंचाई को लिया डीएम। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए एई, इसीलिए यहाँ पे एई ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और साथ ही साथ अब लिखेंगे बटा में त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल। तो इस डीईसी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार अब की बार लेंगे ईसी और ऊंचाई, तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगा, डीएम हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लो, 1/2 आधार के जगह पे ईसी और ऊंचाई के जगह पे डीएम, तो अब की बार डीएम से डीएम कटेगा और 1/2 से 1/2 कटेगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, एई और बटा में ईसी, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो इधर और इधर जो हमको चाहिए था वो तो हमको मिल गया, बट इधर देखो, इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इधर एरिया जो है ना एडीई का है, इधर भी एरिया एडीई का है, बट इधर देखो बीडीई है और उसके बाद डीईसी है, ठीक है। तो आपने जो है क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था, ये जो आप त्रिभुज देख रहे हो ना,
त्रिभुज BDE और साथ ही साथ DEC, तो ये दोनों त्रिभुज BDE और साथ ही साथ DEC, ठीक है, DEC, तो ये जो त्रिभुज देख रहे हो ना, ये दोनों का आधार यही है, मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों एक भुजा पर अवस्थित है, DE पर। देखो ना, ये वाला त्रिभुज और साथ ही साथ ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है DE, ठीक है। तो 9th में हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि त्रिभुज BDE तथा DEC, ठीक है, एक ही आधार DE, ये रहा DE, तथा समान समांतर रेखाओं DE पैरेलल BC, एक ही आधार DE पर तो है ही, और साथ ही साथ DE पैरेलल BC है, ये तो मैंने आपको कब को बता रखा है, DE पैरेलल क्या है, BC। तो कहने का मतलब कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर और साथ ही साथ समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, क्योंकि DE पैरेलल BC है। तो जब भी समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है और एक ही आधार पर स्थित होता है, तो उस तरीके के दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल BDE का क्षेत्रफल और साथ ही साथ DEC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हमने कर दिया है कि रेखाओं, पहले यहां से आप एक बार पढ़ लो कि त्रिभुज BDE तथा DEC एक ही आधार DE तथा समान समांतर रेखाओं DE पैरेलल BC के बीच स्थित है, इसीलिए एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज DEC, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर है, तो क्या मैं DEC के जगह पे BDE रख सकता हूं? हाँ बिल्कुल। तो इस DEC के जगह पे हमने रख दिया BDE। तो देखो यहां पे देखो, ये था एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज ADE, तो ADE हमने लिखा और बटा में हमने लिखा था DEC, बट DEC हमने नहीं लिखा, DEC के जगह पे हमने रख दिया BDE, ये रहा BDE, और बराबर में क्या था AE बटे EC, और इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है। अब आप फर्स्ट एंड सेकेंड के ध्यान से देखो, इसका LHS का पोर्शन एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज BDE, एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज BDE, ठीक है। तो बेसिकली इसका LHS और LHS बराबर है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी दो समीकरण का LHS का पोर्शन बराबर होता है, देन RHS बराबर अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हमने लिख दिया फर्स्ट एंड सेकेंड से LHS बराबर LHS है, तो इसीलिए RHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है। तो AD बराबर DB बराबर AE बटा EC, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया यह थेल्स प्रमेय का, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है, और लास्ट में आपको लिख देना है प्रूव, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है थेल्स प्रमेय मैंने आपको जो काफी अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो सब कुछ लिखना है, ठीक है, तब जो है आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो वीडियो मैंने आपको काफी अच्छे से जो समझा दिया, ठीक है। तो अगर आपको जो वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और वहां से जो अगर आप क्लास 11th और 12th का जो मैथ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल जो है वीरेंद्र सर मैथ, ठीक है, वीरेंद्र सर मैथ यूट्यूब पे सर्च करिएगा, तो हमारे चैनल को भी जो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे जो है हम लोग रेगुलर क्लासेस जो है 11th एंड 12th का जो मैथ जो है क्लासेस करते रहते हैं, ठीक है। तो वीरेंद्र सर मैथ जो है जाकर के आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।